हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स को, जिसका पार्ट ए हमारे पास है थर्मोडायनेमिक्स। और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 1। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिस्टम्स की। सिस्टम तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम में जो डिफरेंसेस है, अगर उनकी बात करें कि ये क्या क्या होते हैं, तो हम लोग उस पर फोकस करते हैं। ओपन सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ मास एंड एनर्जी। जो मास और एनर्जी दोनों को क्या कर दे, एक्सचेंज कर दे, ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम के अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल अगर हम लोग मान लीजिए कि बॉइलिंग कर रहे हैं किसी एक फ्लास्क में, हमने वाटर भरा और इसको हम लोग कर रहे हैं बॉईल, नीचे से फ्लेम दी यहाँ पर। और जब इसको बॉईल करेंगे तो क्या होता है, धीरे धीरे वेपर्स बन के वाटर जो है वो निकलने लगेगा। साथ में एनर्जी भी जो है वो क्या होगी, बाहर इसमें रेडिएट हो रही है। एनर्जी का क्या हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है। तो इसका मतलब ये एक कैसा सिस्टम है, ओपन सिस्टम। ठीक है। अगर यहाँ पे वेपर्स ऊपर ना जा रही होती, तो मास का लॉस ना होता, तो ये ओपन सिस्टम ना रह जाता। तो इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें किसकी, क्लोज्ड सिस्टम की, तो क्लोज सिस्टम क्या कहता है, कहता है कि द सिस्टम which can exchange only energy, not mass। मास का ट्रांसपोर्ट ना करे, तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं हम लोग, क्लोज सिस्टम कहते हैं। तो अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग मान लीजिए कि रेफ्रिजरेटर को ले लें। किसको ले लिया हमने, रेफ्रिजरेटर को। रेफ्रिजरेटर को अगर हम लोग लेंगे, तो रेफ्रिजरेटर में अगर हम लोग किसी अपने फल सब्जियों को रखते हैं या फूड आइटम्स को रखते हैं, तो क्या होता है, उसमें एनर्जी तो ट्रांसफर होती है, लेकिन क्या रखी हुई चीज का मास में कोई डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट होता है? नहीं। इसका मतलब यहाँ पे मास का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, केवल चेंज क्या हो रहा है, एनर्जी का चेंज हो रहा है। तो ये सिस्टम क्या बन गया, क्लोज सिस्टम बन गया। या अगर मान लीजिए कि हम लोग बात करें बैटरी की, तो बैटरी भी एक किसका एग्जांपल है, क्लोज सिस्टम का एग्जांपल। बैटरी भी किसका एग्जांपल होती है, क्लोज सिस्टम का एग्जांपल होता है। ठीक है। फिर तीसरी बात आती है कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। तो द सिस्टम विच कैन नॉट एक्सचेंज बोथ, जो दोनों को एक्सचेंज ना करे, किसे किसे, नाइदर एनर्जी, नाइदर एनर्जी नॉर मास, ना एनर्जी को चेंज करे और ना मास का एक्सचेंज करे। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कौन सा सिस्टम कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। अगर एग्जांपल की बात करें, तो थर्मोस फ्लास्क जो होता है, थर्मोस फ्लास्क में क्या करते हैं हम लोग, अगर मान लीजिए कि थर्मोस फ्लास्क में हम लोगों ने बॉइल वाटर को भर दिया, तो वो टेम्परेचर को लगभग उतना ही रखेगा। हाँ, आइडियल कोई चीज़ नहीं होती, तो थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर समय के साथ क्या होगा, गिरेगा, लेकिन फिर भी बहुत समय तक वो क्या करता है, टेम्परेचर को उतना ही रखता है। तो आइडियल थर्मोस फ्लास्क मान लेते हैं फॉर एग्जांपल अगर है, तो जिस टेम्परेचर पे आप किसी चीज़ को रखेंगे, तो उतने ही टेम्परेचर पर रहेगा, और उसके अंदर की जो चीज़ है वो भी टाइम के साथ उसका मास ना चेंज होगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। इसका मतलब ना मास चेंज हो रहा है, ना हीट चेंज हो रही है। इसका मतलब ये कैसा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है। तो इसके बाद बात आती है किसकी, स्टेट वेरिएबल्स की और नॉन स्टेट वेरिएबल्स की। तो स्टेट वेरिएबल की अगर हम लोग बात करें, तो नाम से ही पता चल रहा है कि स्टेट वेरिएबल का मतलब क्या होगा, वो एंटिटीज या वो वेरिएबल्स जो केवल और केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेंगे, उन्हें क्या कहते हैं, स्टेट वेरिएबल कहते हैं।
तो वेरिएबल दो प्रकार के हैं, एक स्टेट, नॉन स्टेट। स्टेट का मतलब जो पाथ पे डिपेंड ना करे, नॉन स्टेट का मतलब जो पाथ पे डिपेंड करे। तो स्टेट वेरिएबल का मतलब क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट। ये कैसे हैं, पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगे। तो हम लोग अगर इसकी डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, द वेरिएबल विच डिपेंड्स only on initial and final state are known as state variable, are known as state variables। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कि एग्जांपल क्या है इसका, एग्जांपल हम लोग लेते हैं, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी एक स्टेट वेरिएबल होती है। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, स्टेट वेरिएबल होती है। और जो भी फंक्शन पाथ इंडिपेंडेंट होगा, स्टेट वेरिएबल होगा, वो कैसा डिफरेंशियल होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। कैसा डिफरेंशियल होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अपने पास क्या, नॉन स्टेट वेरिएबल। नॉन स्टेट वेरिएबल क्या होगा, स्टेट वेरिएबल का उल्टा। तो स्टेट वेरिएबल का उल्टा कौन होने वाला है, पाथ डिपेंडेंट। ये कैसा है, पाथ डिपेंडेंट है, माने जो पाथ पे डिपेंड करे। ठीक है। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन, द वेरिएबल विच, द वेरिएबल विच डिपेंड्स ऑन द पाथ, विच डिपेंड्स ऑन द पाथ, जो किस पे डिपेंड करे, पाथ पे डिपेंड करे, नॉट ऑन द इनिशियल एंड फाइनल, not on the initial and final state is known as non state variable। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है, वर्क एक कैसा फंक्शन होता है, पाथ डिपेंडेंट। हम लोग को पता है कि अगर हम लोगों को तीन पर्टिकुलर पॉइंट मान लीजिए ले ले जाए, यहाँ से यहाँ जाना है, तो एक पाथ ये चूज किया, एक पाथ सीधे चूज किया, और एक पाथ ऐसा चूज कर लिया। तीन पाथ से हम लोगों को जाना है, तो किस में सबसे कम वर्क डन लगेगा, हमको दिख रहा है कि ये जो बीच वाला पाथ है इसमें सबसे कम वर्क डन लगेगा। ये अंडरस्टूड भी है, क्यों, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ है। और पाथ कैसा, वर्क कैसा फंक्शन है, इसका मतलब वर्क फंक्शन एक ऐसा पाथ फंक्शन है। ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग देखें, तो हीट भी कैसा फंक्शन होती है, पाथ डिपेंडेंट फंक्शन होती है। और जो भी वेरिएबल्स पाथ डिपेंडेंट होंगे वो कैसे वेरिएबल होंगे, इन एग्जैक्ट वेरिएबल होंगे। ये कैसे वेरिएबल होंगे, इन एग्जैक्ट वेरिएबल या इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होंगे, ये कह देते हैं हम लोग, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंटेंसिव वेरिएबल और एक्सटेंसिव वेरिएबल पे। तो इंटेंसिव वेरिएबल और एक्सटेंसिव वेरिएबल जो हम लोग आएंगे, तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का क्या मतलब है, देखिए, अगर इंटेंसिव की हम लोग बात करें, तो इफ टोटल टोटल सिस्टम को हम लोग क्या कर दें, डिवाइड कर दें, टोटल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। टू पार्ट में क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको डिवाइड कर रहे हैं। फिर क्या होगा, टू पार्ट्स, देन the variables which are independent, which are independent of this division। इस डिवीजन से कैसा होना चाहिए ने,
इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आर नोन एज इंटेंसिव वेरिएबल, आर नोन एज इंटेंसिव वेरिएबल। ये कैसे वेरिएबल होंगे? इंटेंसिव वेरिएबल होंगे, ठीक है। और एक्सटेंसिव वेरिएबल कौन होंगे? जो क्या कर दें, डिवाइड हो जाएंगे। माने कि अगर इफ टोटल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, then the variable which are depend which are dependent on this division are known as extensive variables, are known as extensive variables, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो इंटेंसिव वेरिएबल हम लोग अगर खुद ध्यान दें कि अगर किसी सिस्टम को डिवाइड कर दिया हमने, तो डिवाइड करने से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो डिवाइड खुद नहीं होगी, इंडिपेंडेंट है, उसे कोई मतलब नहीं है। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आएगा अपने पास क्या, डेंसिटी। मान लीजिए पानी आपने 1 लीटर भर के रखा है और पानी को डिवाइड कर दिया। मान लीजिए कि यहाँ पे एक फ्लास्क कोई अपने पास बीकर है जिसमें वाटर भरा हुआ है और आपने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो क्या वाटर की डेंसिटी चेंज हो जाएगी? नहीं। इसका मतलब इस ये डिवीजन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डिवीजन से कैसा है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और अगर एग्जांपल की बात करें डेंसिटी के बाद, तो प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब क्या होते हैं, इंटेंसिव वेरिएबल होता है, ठीक है। माने कि ये डिपेंड नहीं कर रहा है किस पे, डिवीजन पे। अगर हम लोग बात करें एक्सटेंसिव वेरिएबल्स की, तो एक्सटेंसिव वेरिएबल्स में देखिए क्या आएगा, मास। मास क्या है, एक्सटेंसिव वेरिएबल है। अगर 2 पार्ट में डिवीजन होगा तो मास भी क्या होगा, आधा आधा वहां पे बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर किसी चीज को हमने काट दिया बीच में से, मान लीजिए पेन है, इसको इसका सरफेस एरिया मान लीजिए 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसको हमने काट दिया तो सरफेस एरिया भी इसका क्या हो जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा। इसका मतलब एरिया कैसी प्रॉपर्टी है, कैसा वेरिएबल है, एक्सटेंसिव वेरिएबल है। वॉल्यूम कैसा वेरिएबल है, एक्सटेंसिव वेरिएबल है, ठीक। तो इंटेंसिव वेरिएबल कौन होता है, अगर हम लोग सिस्टम को डिवाइड कर दें, सिस्टम को डिवाइड करने के बाद भी जो वेरिएबल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वेरिएबल कैसा है, इंटेंसिव वेरिएबल है। जबकि वो वेरिएबल जिन पे अगर हम लोग सिस्टम को डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, खुद भी इफेक्टेड हो रहा है, ऐसा वेरिएबल कहलाता है एक्सटेंसिव वेरिएबल। और एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो एग्जाम्पल क्या है अपने पास, एक्सटेंसिव वेरिएबल में कौन कौन है, मास, एरिया, वॉल्यूम एंड ईटीसी। जो भी डिपेंड कर जाए वो सारे के सारे क्या है, एक्सटेंसिव वेरिएबल है। जबकि अगर इंटेंसिव वेरिएबल की हम लोग बात करें तो डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब क्या है, इंटेंसिव वेरिएबल है, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट अपने पास आ रहा है इंटरनल एनर्जी, ठीक है। चलो, सबसे पहले मान लेते हैं कि अपने पास एक कोई क्या है, वेसल है, कोई बीकर है या कोई भी बर्तन है जिसमें एक गैस भरी हुई है, ठीक है। मान ली गैस के पार्टिकल यहाँ पे मौजूद हैं बीच बीच में, और ये जो गैस के पार्टिकल हैं, हम लोगों को पता है गैस के पार्टिकल लगातार क्या करते रहते हैं, रैपिड मोशन में रहते हैं, जिगजैग मोशन में रहते हैं। तो मान लीजिए कि कोई एक पार्टिकल ये है जो इस गया, इस पार्टिकल से अचानक टकराया, फिर यहाँ आया अचानक टकराया, फिर बगल में गया कहीं टकराया, और लास्ट में कहीं मान लीजिए वेसल से टकराया। तो जब तक ये मूवमेंट में है, क्या कर रहा है, मूवमेंट में है, तो मूवमेंट के दौरान इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। और जब ये कहीं कोलिजन कर रहा है, माने कि टकरा रहा है, तो टकराते समय क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे
वो क्या हो जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी पूरी की तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। तो कोलिजन के समय ये क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी सिस्टम के पास हर समय दो प्रकार की इंटरनल एनर्जीज दिख रही हैं, जो कि कैसी हैं, एक काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। ठीक, तो ये क्या बन जाएगी, तुम्हारी इंटरनल एनर्जी बन जाएगी सिस्टम की। तो अगर हम लोग अब इसको थर्मोडायनेमिक्स की लैंग्वेज में लिखें तो U क्या होता है, U ऑफ काइनेटिक, जो कि हमेशा ध्यान रखना है किसका फंक्शन होगा, टेम्परेचर का। काइनेटिक एनर्जी जो इंटरनल होती है वो किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर की। जबकि अगर U पोटेंशियल एनर्जी है तो ये फंक्शन होता है किसका, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का। किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का। ठीक है, फिर इंटरनल एनर्जी होती क्या है, इंटरनल एनर्जी हम लोगों ने देखा अभी भी कैसे फंक्शन है, स्टेट वेरिएबल है। स्टेट वेरिएबल है, स्टेट वेरिएबल के साथ साथ क्या होती है, स्टेट वेरिएबल का मतलब कैसी डिफरेंशियल है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। कैसा डिफरेंशियल है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल के साथ क्या बोलेंगे इसको, पॉइंट फंक्शन है। केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट वेरिएबल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, स्टेट वेरिएबल या पॉइंट फंक्शन। ठीक, तो अगर हम लोग बात करें केवल किसकी, आइडियल गैस की, आइडियल गैस की अगर केवल बात करी जाए तो आइडियल गैस के लिए U इज ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। U केवल किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर का फंक्शन होती है। ठीक है, और आइडियल गैस के लिए जो डेल U बाई डेल V होता है एट T, कितना होता है, शून्य। डेल U बाई डेल V एट T कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों के पास आता है क्या, वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है, देखिए हम लोगों ने सुना है पहले 11th क्लास में, क्या सुना था कि हीट एक ऐसी एनर्जी होती है जो टेम्परेचर फ्लो की वजह से फ्लो करती है। ठीक है, इसको पहले हीट ही देख लेते हैं, आइए। हीट कैसी एनर्जी होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच फ्लोज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। वो एनर्जी जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो कर रही है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच फ्लोज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज नोन एज हीट एनर्जी। ठीक, और हीट को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, क्यू से। डिनोशन जो होता है वो किससे होता है, क्यू से होगा। क्यू क्या है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ हीट है। यूनिट हम लोग क्या यूज करते हैं, कैलोरी या फिर जूल। और एक कैलोरी कितने के बराबर होती है, 4.186 जूल के बराबर होती है। क्या, 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.186 जूल होता है। ठीक है, और हीट कैसा फंक्शन है, हीट है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन का मतलब क्या होता है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। कैसा डिफरेंशियल है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। ठीक है, और फिर तीसरी चीज क्या है, पाथ फंक्शन है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, नॉन स्टेट वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है, नॉन स्टेट वेरिएबल है। ठीक, तो ये बात किसकी हो गई, हीट की बात हो गई कि हीट कैसा फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, नॉन स्टेट वेरिएबल है। ठीक, और हमेशा कहाँ से फ्लो करती है, हॉट बॉडी टू, हॉट बॉडी से किसकी तरफ फ्लो करेगी, कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करेगी। कभी भी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट का फ्लो नहीं होता है। तो हीट क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच फ्लोज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज नोन एज हीट एनर्जी। क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट्स क्या होती हैं, कैलोरी जूल। 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.186 जूल होता है। पाथ फंक्शन है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, नॉन स्टेट वेरिएबल होता है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर करेगी। ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं अपने वर्क डन पे। तो वर्क डन क्या होती है, वर्क डन क्या होता है, देखो
जैसे हीट होता है जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो करती है, ऐसे ही वर्क डन किसके वजह से फ्लो करता है, प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। तो देखिए क्या बोलता है, द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच विच फ्लोज ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, किसके वजह से फ्लो कर रहा है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से, इज नोन एज is known as वर्क डन। ठीक, प्रेशर डिफरेंस केस से जो एनर्जी का फ्लो होता है उसे क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं। अगर हम लोग इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला लिखेंगे W इक्वल्स टू क्या होगा, F, ये इंटीग्रल है, इंटीग्रल F डॉट डी आर, इंटीग्रल F डॉट डी आर जो होता है वो किसके बराबर होता है, पी डी वी। ठीक, जहाँ यहाँ स्टेट क्या है, मान लो कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट आई से कोई इनिशियल स्टेट आई है, जहां से लेके वेरिएबल कहाँ तक जा रहा है, एफ तक जा रहा है ये। ठीक, अब बात आती है किसकी, एक्सटर्नल वर्क डन और इंटरनल वर्क डन। ठीक है, मान लो कि कोई सिस्टम है और सिस्टम पे क्या हुआ, कोई वर्क डन हो गया, कहाँ से, बाहर से। ठीक है, तो सिस्टम के ऊपर अगर वर्क डन कोई कर दिया गया, मान लीजिए कि सिस्टम के ऊपर कोई वर्क डन हो रहा है, तो ये वर्क डन कैसा होता है, नेगेटिव वर्क डन होता है। ये वर्क डन कैसा होता है, नेगेटिव, ये ध्यान रखना है। कोई कभी वर्क डन अगर सिस्टम के ऊपर हुआ तो वो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। जबकि अगर सिस्टम, कोई सिस्टम अपने पास है, वो खुद वर्क डन कर रहा है, ये खुद वर्क डन कर रहा है, तो ये वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होता है। ठीक, तो एक्सटर्नल वर्क डन और इंटरनल वर्क डन की अगर हम लोग बात करें तो अभी बात दूसरी है। यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सिस्टम के ऊपर अगर वर्क डन हो तो कैसा होता है, निगेटिव, जबकि सिस्टम खुद वर्क डन करता है तो वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसको अभी आगे दिखा देते हैं। अभी हम लोग बात कर लेते हैं पहले यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल वर्क डन की। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें किसकी, कि वर्क डन वर्क डन ड्यू टू इंटरेक्शन interaction between system and surrounding, सिस्टम एंड सराउंडिंग। कोई सिस्टम होता है, मान लीजिए सिस्टम है, तो चारों तरफ का जो भी एटमॉस्फेयर उसको क्या कहते हैं, सराउंडिंग कहते हैं। द सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये क्या कहलाता है, एक्सटर्नल वर्क डन। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें किसकी, इंटरनल वर्क डन की, तो वर्क डन ड्यू टू, किसके वजह से वर्क डन होता है, इंटरएक्शन बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स की वजह से जो वर्क डन होता है उसको हम लोग कैसा वर्क डन कहते हैं, इंटरनल वर्क डन। माने सिस्टम के अंदर ही कोई पार्ट इधर उधर वर्क डन कर रहा है तो ये कैसा वर्क डन है, इंटरनल। जबकि कहीं बाहर से कुछ हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल वर्क डन कहते हैं। ठीक है, हीट हम लोग देख चुके हैं। फिर बात आती है इंडिकेटर डायग्राम की, कि इंडिकेटर डायग्राम क्या है। तो देखिए, मान लीजिए कि हम लोग एक डायग्राम यहाँ पे शो कर रहे हैं, किसके बीच में, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। तो इंडिकेटर डायग्राम जो होता है इसका दूसरा नाम पीवी डायग्राम भी होता है। कौन सा डायग्राम नाम होता है इसका, पीवी डायग्राम। माने कि वाई एक्सिस पे कौन होगा, प्रेशर, जबकि एक्स एक्सिस पे कौन होगा, वॉल्यूम। ठीक है, अब मान लो कि हमारे पास कोई एक पॉइंट है जो कि इनिशियल है, और ये कोई पॉइंट है मान लो एफ, और कोई एक रैंडम पाथ ले लिया। तो इस पाथ के नीचे का जो एरिया होगा वो कौन सा एरिया है, वो एरिया है ये। ठीक है, ये शेडेड एरिया जो है, ये हम लोगों को क्या देगा, प्रेशर और वॉल्यूम एक्सेस के अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन से यहाँ पर निकालेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, वर्क डन। तो एरिया अंडर
कर्व क्या देगा हमको, वर्क डन देगा। एरिया अंडर कर्व क्या देने वाला है यहाँ पे, वर्क डन। तो इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है, अगर कोई पीवी डायग्राम हमने बनाया है तो इसी को क्या कहते हैं, इंडिकेटर डायग्राम। और अगर कोई पॉइंट दिया है, एक इनिशियल स्टेट एक फाइनल स्टेट, और इस पे कोई कर्व बन रहा है, तो कर्व के नीचे का जितना भी एरिया होगा वो हमें क्या देगा, वर्क डन देगा। ठीक। तो यहाँ पे अगर हम लोग डेल डब्ल्यू की बात करें तो डेल डब्ल्यू क्या हो जाएगा, पी डी वी, कहाँ से, इनिशियल स्टेट से शुरू करते हुए फाइनल स्टेट की तरफ, माने कि वी आई से वी एफ ले लेते हैं, वॉल्यूम इनिशियल पॉइंट पे और वॉल्यूम फाइनल पॉइंट पे। तो ये क्या हो गया अपना इंडिकेटर डायग्राम। ठीक है। इसके बाद बात आ रही है किसकी, साइक्लिक प्रोसेस की। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, मान लीजिए कि आपने कोई प्रोसेस शुरू किया यहाँ से, और आप घूम के वापस उसी पॉइंट पर आ गए। तो इसका मतलब क्या है कि इनिशियल पॉइंट एंड एंड फाइनल पॉइंट, दोनों पॉइंट क्या है, आर सेम। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट कैसे हैं, सेम है। तो ऐसे प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस कहते हैं हम लोग, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। तो डेफिनेशन अगर लिखें तो डेफिनेशन क्या होगी, अ प्रोसेस दैट undergoes that undergoes the system from one one equilibrium from one equilibrium state to another and come back to initial इनिशियल स्टेट पे क्या कर जाए, डिपेंड कर जाए। ठीक है। और साइक्लिक प्रोसेस के दौरान क्या होता है, अगर हम लोग साइक्लिक प्रोसेस की बात करें तो डेल डब्ल्यू क्या होगा, इसका किसी प्रोसेस में सर्कल लगा दिया तो ये क्या बना दिया, साइक्लिक प्रोसेस। और इसमें क्या बना दिया, डी डब्ल्यू क्या बन गया, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ पी डी पी। ठीक है। और साइक्लिक प्रोसेस के लिए हम लोग को ध्यान रखना है कि अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है तो वहां पे डी यू हमेशा कैसा होता है, जीरो होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी साइक्लिक प्रोसेस में कैसी होती है, जीरो होती है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी साइक्लिक प्रोसेस में कैसी होगी, जीरो होगी। ठीक। इसका मतलब क्या है कि इंटरनल एनर्जी कैसी रहेगी, कांस्टेंट। अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तभी उसका डिफरेंशियल कैसा आएगा, जीरो आएगा। ठीक है। फिर लास्ट में हम लोग आ गए हैं किस पे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पे। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं किसकी, एक प्रोसेस है कैसा, पहला देख रहे हैं, आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस का क्या मतलब होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, माने कि P क्या है, कांस्टेंट है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ P कितना हो जाएगा, जीरो। डीपी कितना होना चाहिए, यहाँ पे जीरो होना चाहिए। तो ऐसे प्रोसेस के लिए अगर हम लोग वर्क डन की बात करेंगे तो वर्क डन क्या दिया जाएगा, P V2 माइनस V1। ये कौन आ गया अपना, वर्क डन आ गया, जबकि डीपी कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है। फिर अगर हम लोग दूसरे प्रोसेस की बात करें जो कि कैसा है, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। तो क्या कांस्टेंट कर दिया हमने यहाँ पे, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने से क्या हो गया, v क्या हो गया तुम्हारा, कांस्टेंट। और अगर अब हम लोग v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dv कितना आएगा, जीरो। तो अगर dv जीरो आया, dv जीरो आने का क्या मतलब होता है, dv जीरो आने का मतलब है कि अब जो वर्क डन था w इक्वल्स टू क्या होता था, pdv। w इक्वल्स टू pdv, ये w अब क्या बन जाएगा,
P इंटू शून्य इक्वल्स टू जीरो, तो वर्डन कैसा आ जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस में, जीरो। ठीक, चलिए आगे आते हैं। आगे जब हम लोग आते हैं तो बात करते हैं अब तीसरे प्रोसेस की, जो कि है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस नाम से पता चल रहा है कि क्या लिखा है, आइसोथर्म। थर्म का मतलब क्या होगा, टेम्परेचर से। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट बना रहे। तो ऐसे प्रोसेस में टी क्या रहेगा, कांस्टेंट, जबकि डी टी कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक, तो आइसोथर्मल में वर्डन कितना होगा, आइसोथर्मल के लिए जो वर्डन होता है वो होता है एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन। एन आर टी एल एन, नेपियर्स लॉग ले लिया तो क्या आ गया हमारे पास, वी टू अपॉन वी वन। अगर इस नेपियर्स लॉग को हम लोग हटाएंगे तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा, 2.303। जब भी एल एन को लॉग बेस ई में चेंज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 2.303 का मल्टीप्लीकेशन कराते हैं। 2.303 एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन। तो ये हमारा वर्डन है किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ठीक, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो dt बराबर जीरो, और इसमें वर्डन जो होता है वो कितना होता है, nRT ln V2 अपॉन V1। ये वर्डन हम लोग निकालेंगे भी, अभी डायरेक्ट फॉर्मूला देख रहे हैं। ठीक है, फिर चौथा प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें हीट क्या हो, कांस्टेंट हो। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें अमाउंट ऑफ हीट क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अब की बार कौन कांस्टेंट हो गया, हीट। अगर हीट कांस्टेंट हो गई है तो इसका मतलब Q क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया है, और Q कांस्टेंट होने की वजह से dQ कितना हो गया, जीरो हो गया। dQ क्या हो गया है, जीरो हो चुका है। तो इस प्रोसेस में अगर हम लोग वर्डन की बात करेंगे तो ये जो वर्डन आएगा ये कितना आएगा, ये आता है अपना एन आर अपॉन वन माइनस गामा। जहाँ गामा क्या होता है, पाइसन्स कांस्टेंट। गामा क्या होता है, जहाँ पे पाइसन कांस्टेंट, आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट, एन नंबर ऑफ मोल है, ये सबको पता है। ठीक है, और टेम्परेचर चेंज हुआ होगा T1 से T2, तो T2 माइनस T1 लगा देंगे तो ये आ जाएगा अपना वर्डन W इक्वल्स टू एन आर अपॉन वन माइनस गामा T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये हमारे सारे प्रोसेस हो गए हैं। अब शुरू से देखते हैं एक बार। सबसे पहले अपना लेक्चर वन था ओपन सिस्टम। वो सिस्टम जो क्या करता है, मास और एनर्जी दोनों को एक्सचेंज कर देता है। ऐसे सिस्टम को ओपन सिस्टम कहते हैं, जैसे कि बॉइलिंग ऑफ वाटर एंड सो ऑन, कुछ भी हो। क्लोज सिस्टम की बात करते हैं तो क्लोज सिस्टम कौन सिस्टम, वो सिस्टम है जो केवल क्या करता है, एनर्जी जहां एक्सचेंज है, मास एक्सचेंज ना हो, जैसे कि रेफ्रिजरेटर एंड बैटरी। आइसोलेटेड सिस्टम की बात अगर कर रहे हैं तो द सिस्टम विच कैन नॉट एक्सचेंज बोथ नाइदर एनर्जी नॉर मास इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है, थर्मोस फ्लास्क। ठीक, फिर बात आ गई स्टेट वेरिएबल और नॉन स्टेट वेरिएबल की। स्टेट वेरिएबल का मतलब वो वेरिएबल्स जो क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट है, जबकि ये क्या है, पाथ डिपेंडेंट है। और एग्जाम्पल क्या है इसका, इंटरनल एनर्जी होते कैसे हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। पाथ डिपेंडेंट, जो पाथ पे डिपेंड करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, वर्क, हीट। और कैसे डिफरेंशियल होता है, इन एग्जैक्ट। फिर बात आती है इंटेंसिव वेरिएबल की। अगर कोई वेरिएबल ऐसे हैं, अगर हम लोग किसी सिस्टम को डिवाइड कर दें, डिवाइड करने पर भी वेरिएबल पर कोई इम्पैक्ट ना आए, माने वेरिएबल वैसा का वैसे ही बना हुआ है, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, तो ऐसा वेरिएबल इंटेंसिव होता है। जबकि अगर चेंज आया तो एक्सटेंसिव होगा। तो इंटेंसिव वेरिएबल के अगर एग्जांपल हम लोग बात करें तो डेंसिटी इंटेंसिव वेरिएबल है, प्रेशर इंटेंसिव वेरिएबल है, टेम्परेचर इंटेंसिव वेरिएबल है। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं एक्सटेंसिव की तो मास, एरिया, वॉल्यूम, ये कैसे वेरिएबल होता है, एक्सटेंसिव वेरिएबल होता है। ठीक है, फिर बात आती है इंटरनल एनर्जी की। हम लोग जानते हैं कि गैस के पार्टिकल या लिक्विड के पार्टिकल जो भी सिस्टम के अंदर है वो सब क्या रहता है, रैंडम मोशन में है। रैंडम मोशन में अगर है तो उनके पास इंटरनल काइनेटिक एनर्जी भी है, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी भी है।
और इन दोनों का जो सम होता है उसको क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का क्या है, सम। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर का केवल, जबकि पोटेंशियल एनर्जी टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों का फंक्शन होती है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट वेरिएबल होती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, पॉइंट फंक्शन होती है। फिर आगे क्या कह रहा है, वर्क डन। वर्क डन क्या है, द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस इज नोन एज वर्क डन। अगर फॉर्मूले की बात करें हम लोग तो फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला कह रहा है कि इंटीग्रल एफ डी आर पॉइंट इनिशियल से फाइनल तक इक्वल्स टू किसके होगा, पी डी वी के, ठीक है। एक यहाँ से छोटा सा डायग्राम और बना लेते हैं, वही वाला जो मैं पहले बता रहा था कि सिस्टम पर अगर वर्क डन हुआ तो ये होगा नेगेटिव, जबकि सिस्टम ने अगर खुद वर्क डन किया तो ये वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक। फिर बात आती है किसकी, एक्सटर्नल वर्क डन की। अगर एक्सटर्नल वर्क डन की बात आ रही है तो वर्क डन ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग की वजह से जो वर्क डन हो रहा है उसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल वर्क डन कहते हैं। जबकि इंटरनल वर्क डन क्या है, कि अगर सिस्टम का कोई पार्ट के अंदर वर्क डन हो रहा है तो ये कैसा वर्क डन है, इंटरनल वर्क डन है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है अपना हीट। हीट क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच फ्लोज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज नोन एज हीट एनर्जी। रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, यूनिट्स क्या होती हैं, कैलोरी, जूल। 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.186 जूल होता है। पाथ फंक्शन है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, नॉन स्टेट वेरिएबल है। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करेगी, ठीक है। इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है, इंडिकेटर डायग्राम होता है पीवी डायग्राम। माने वाई एक्सिस पे अगर हम लोग प्रेशर को लें और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम को लें, और कोई एक प्रोसेस है जो इनिशियल से फाइनल स्टेट की तरफ गया है, इनिशियल से फाइनल स्टेट की तरफ गया है, तो इस कर्व के नीचे का जो भी एरिया होगा वो हमको क्या देगा, वर्क डन देगा। तो यहाँ पे जो डी डब्ल्यू का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, इंटीग्रल वी आई टू वी एफ पी डी वी, ठीक। अगली बात आती है साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, अ प्रोसेस दैट अंडरगोस द सिस्टम फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर, वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर एंड कम बैक टू इनिशियल स्टेट, दोबारा से इनिशियल स्टेट पर ही आ जाए, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। और ऐसे प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट। अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो इसका मतलब कि उसका डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की। चार तरीके के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं। पहला आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि प्रेशर कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डीपी क्या हो जाएगा, जीरो। और जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, पी वी टू माइनस वी वन, क्योंकि पी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस पे कौन कांस्टेंट है, वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dv कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो w इक्वल्स टू कितना है, पी dv, और dv ही जीरो हो गया तो w इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब इसमें वर्डन कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। फिर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वहां पे जब हम लोग वर्डन निकालेंगे तो क्या होगा, एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन। अगर नेपियर्स लॉ को यहाँ पे हम लोग चेंज करें लॉग बेस ई में, तो लॉग बेस ई रखना था यहाँ पे, लॉग बेस ई, तो कितना हो जाएगा 2.303 एन आर टी लॉग बेस ई वी टू अपॉन वी वन, ठीक है। फिर एडियाबैटिक प्रोसेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो हीट कांस्टेंट होती है। अगर हीट कांस्टेंट है तो डी क्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और डब्ल्यू इक्वल्स टू एन आर वन माइनस गामा टी टू माइनस टी वन, ठीक। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, अगली क्लास होगी कल, नेक्स्ट क्लास। और डेली आपकी फिजिक्स की और मैथ्स की एक एक क्लास रखने की पूरी कोशिश करी जाएगी। और निसंदेह ही अगले 3 महीने के अंदर हम लोग आपका सिलेबस खत्म कर देंगे, हर स्थिति में 3 महीने से पहले भी खत्म करने की कोशिश करी जाएगी। और अगर एग्ज़ाम पहले ही कंडक्ट होने लगा तो उस टाइम टेबल को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने क्लास को चलाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।